बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN फोर्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी 2 पढ़ रहे हैं। फार्माकोलॉजी 2 में हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है, ड्रग्स अफेक्टिंग नर्वस सिस्टम। इसका लेक्चर 1 एनेस्थेटिक ड्रग्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो इसी लेक्चर 1 एनेस्थेटिक ड्रग्स के पार्ट 2 पे है। इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफा अजहर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम इन्हें एनेस्थीसिया के स्टेजेस, एनेस्थीसिया के टाइप्स, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थेटिक्स और लोकल एनेस्थेटिक्स डिस्कस किए हुए थे। आज की वीडियो लेक्चर में हम जनरल और लोकल एनेस्थेटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। एनेस्थेटिक्स। पोटेंट जनरल एनेस्थेटिक्स आर डिलीवर्ड वाया इनहेलेशन और IV इंजेक्शन। इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक, इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक। तो स्टूडेंट्स, एनेस्थेटिक्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो एनेस्थेटिक्स मेजर क्लासिफाई हुई है 2 क्लासेस में। एक को कहा जाता है जनरल एनेस्थेटिक्स और एक को कहा जाता है लोकल एनेस्थेटिक्स। यानी वो तमाम ड्रग्स जो जनरल एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के लिए, जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको जनरल एनेस्थेटिक कहा जाता है। और वो तमाम एजेंट्स जो कि लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए यूज़ होते हैं तो उनको कहा जाता है लोकल एनेस्थेटिक्स। तो जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया पिछले वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो जनरल एनेस्थेटिक्स है उनके आगे डिविजन्स है, उनके इनहेलेशन यानी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन रूट है उसके बेसिस पे कि बाज़ ऐसे जनरल एनेस्थेटिक है जिनको हम इनहेलेशन के थ्रू बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उनको कहा जाता है इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स। और बाज़ ऐसे एनेस्थेटिक ड्रग्स है जिनको IV रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जिनको कहते हैं इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। इनहेल्ड एनेस्थेटिक। तो जनरल एनेस्थेटिक्स में से जो फर्स्ट वन है इनहेल्ड एनेस्थेटिक, जिनको इनहेलेशन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, उनमें है डिस्फ्लोरेन, हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन और नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इनहेल्ड एनेस्थेटिक किस तरीके से एडमिनिस्टर किए जाते हैं, तो यहाँ पे ये आप लोगों को एनेस्थीसिया मशीन दिखाई गई है। एनेस्थीसिया मशीन में इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स का ऑक्सीजन के साथ मिक्सचर बनाया जाता है और ऑक्सीजन मास्क के थ्रू फिर ये बॉडी में एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो ये फर्स्ट जब एनेस्थीसिया मशीन में इनको फिक्स कर रहे होते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये वोलेटाइल ड्रग्स होते हैं, इनकी वोलेटाइल नेचर होती हैं, जो कि लिक्विड से फिर वेपर में चेंज होते हैं और गैसियस फॉर्म में ये बॉडी के अंदर चले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। इनहेल्ड एनेस्थीसिया यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन IV एजेंट। तो यूजुअली ऐसा होता है OT के अंदर जब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसमें सबसे पहला उनका काम ये होता है कि एक IV एनेस्थेटिक के थ्रू एनेस्थीसिया को इंडक्ट करते हैं, एनेस्थीसिया को स्टार्ट करते हैं। तो वो जो IV ड्रग होती हैं, IV एनेस्थेटिक होती हैं, जिसको हम इंट्रावेनस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो एकदम से विद इन 5 सेकेंड वो बंदा जो है उसको डीपली अनकॉन्शियस कर देता है। लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी कम होती है, कम से कम 15 मिनट तक इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है। और 15 मिनट के बाद अगर उसको मेंटेन करने के लिए कोई और ड्रग एडमिनिस्टर ना किया जाए तो 15 मिनट बाद ड्यूरिंग द सर्जरी पेशेंट हरकत में आ सकता है, वो अवेक हो सकता है। तो इसीलिए सर्जरी ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ 15 मिनट की सर्जरी हो, तो जो लॉन्ग प्रोसीजर्स होते हैं, लॉन्ग सर्जरीज होते हैं, तो उसमें इस जनरल एनेस्थीसिया को मेंटेन रखने के लिए फिर क्या किया जाता है, गैसियस फॉर्म में इनहेल्ड एनेस्थीसिया दिया जाता है, इनहेलेशन के थ्रू फिर उसको मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे भी वही बात लिखी है
कि आईवी एजेंट एडमिनिस्टर करने के बाद जब एनेस्थीसिया की इंडक्शन हो जाती है तो उसके बाद मेंटेन रखने के लिए थ्रू आउट द सर्जरी उस एनेस्थीसिया को मेंटेन रखने के लिए हम जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स है वो एडमिनिस्टर करते हैं। The depth of anesthesia can be altered repeatedly by changing inhaled concentration of the drug। यानी कि ये जो एनेस्थीसिया की डेप्थ है कि कितने डेप्थ पे कितने गहराई से बंदे को एनेस्थीसिया मिली है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं अगर हम ये जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक है इनके कंसंट्रेशन में चेंजेस लाए। मतलब कि अगर हम डोज कम करें तो वो पेशेंट जो है वो जल्दी अवेक हो सकता है, ड्यूरिंग द सर्जरी वो हरकत में आ सकता है। और अगर इनकी हम डोज ज़्यादा कर दे तो मे बी जो स्टेज 4 है एनेस्थीसिया का वो उसमें पेशेंट चला जा सकता है और उसकी डेथ भी वाक़ई हो सकती है। मतलब कि ये नैरो थेरापेटिक ड्रग है। देखिए लिखा है कि नैरो थेरापेटिक इंडेक्स इनकी होती है फ्रॉम 2 to 4, यानी हम 2 या 4 इतना अगर हम इनकी डोज को बढ़ा दें तो मे बी ये स्टेज 4 जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज होती है उसमें पहुंच सकता है। और अगर 2 या 4 हम कम कर दे तो फिर उसका असर ही नहीं होता। तो इस किस्म के ये नैरो थेरापेटिक इनकी इंडेक्स होती हैं, नैरो थेरापेटिक विंडो वाले ड्रग्स होते हैं। The difference between the dose causing no effect surgical anesthesia and severe cardiac and respiratory depression is small। वही बात है जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई कि इसमें जो डिफरेंस बिटवीन है कि ड्रग की एक मकदार जिसकी कोई असर ही नहीं है, ड्रग की वो मकदार कि वो सर्जिकल एनेस्थीसिया जो स्टेज 3 वाला एनेस्थीसिया है जो हमें चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है, और ड्रग की वो मकदार कि वो बहुत ज़्यादा ख़तरे की तरफ चला जाता है ओवरडोज हो के वो कार्डिक और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन तक। तो इनके दरमियान फासला जो है वो बहुत कम है। यानी अगर हमने 2 या 4 कम कर दिया तो उसका कोई असर ही नहीं होगा, 2 से लेके 4 तक अगर हमने इंक्रीज़ कर दिया तो सीवियर कार्डिक और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाएगी और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नो एंटागोनिस्ट एग्जिस्ट। और ये भी एक फैक्ट है कि फिर इनकी कोई एंटागोनिस्ट मौजूद नहीं है। मतलब कि अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो गई तो उस टॉक्सिसिटी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई एंटागोनिस्ट मौजूद नहीं है। Potency of inhaled anesthetic is defined as the minimum alveolar concentration, MSC or MEC। तो इनकी जो पोटेंसी होती है इनहेल्ड एनेस्थेटिक की पोटेंसी उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अल्वियोलाई के अंदर इनकी मिनिमम कंसंट्रेशन, बहुत कम कंसंट्रेशन, बहुत वो मिनिमम मकदार के अल्वियोलाई के अंदर होती हैं, उसको हम कहते हैं पोटेंसी ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक। जितना ज़्यादा मेक होगा उतना कम एक एनेस्थेटिक ड्रग पोटेंट होगा, उसकी पोटेंसी उतनी कम होगी। जितना कम मेक होगा किसी ड्रग की उतनी उसकी पोटेंसी ज़्यादा होगी। ये क्यों? ये इसलिए कि अगर एक ड्रग कम मकदार में ज़्यादा असर करता है तो वो पोटेंट ड्रग कहलाती है, और वो ड्रग जो कि ज़्यादा मकदार में कम असर करती है वो होती है लेस पोटेंट ड्रग। तो जिन ड्रग का मेक ज़्यादा होता है वो लेस पोटेंट होते हैं, और जिन ड्रग का मेक कम होता है वो ज़्यादा पोटेंट ड्रग होते हैं। देखिए मेक की डिफिनीशन लिखी है, द कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक गैस नीडेड टू एलिमिनेट मूवमेंट अबाउट 50% ऑफ पेशेंट। यानी एक एनेस्थेटिक गैस की, एक इनहेल एनेस्थेटिक की वो मकदार जिस मकदार से 50% पॉपुलेशन में 50% पेशेंट में मूवमेंट एलिमिनेट हो जाए, यानी वो डीप अनकॉन्शियसनेस में चले जाए, तो इस कंसंट्रेशन को कहा जाता है मेक। Express as the percentage of a gas in a mixture required to achieve the effect। इस तरह भी हम बयान कर सकते हैं कि गैस की एक मिक्सचर में, वो जब हम एडमिनिस्टर करते हैं मिक्सचर फॉर्म में करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उस मिक्सचर में गैस की वो मकदार के वो इफ़ेक्ट पैदा करे तो उस मकदार को कहा जाता है मेक। तो जितना कम मकदार होगा और इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा तो वो पोटेंट ड्रग होगा, हाईली पोटेंट ड्रग होगा, और जितना ज़्यादा मकदार होगा और कम असर होगा वो लेस पोटेंट ड्रग होगा। द स्मॉलर मेक इज़ मोर पोटेंट द ड्रग। देखिए लिखा है वही बात है। नाइट्रस ऑक्साइड एलोन कैन नॉट प्रोड्यूस कंप्लीट एनेस्थीसिया। तो यहाँ पे आप देख लें
कि सबसे जो लेस पोटेंट ड्रग है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड की मकदार सबसे ज़्यादा है। इसकी मेक 105% है। 105% अगर इसकी मेक है, यानी इतने ज़्यादा मकदार में ये एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर रहा है और इतना नहीं प्रोवाइड कर रहा, एक हल्की सी एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर रहा है, तो इसीलिए ये लेस पोटेंट ड्रग है। और सबसे पोटेंट ड्रग कौन है? हेलोतेन है। हेलोतेन जो कि 0.75% में एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर रहा है, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड 105% में कर रहा है। तो इसीलिए जो ड्रग जिनकी मेक कम होती हैं तो उनका असर जो है वो उनका मेक कम होती है, असर ज़्यादा होता है, वो हाईली पोटेंट ड्रग होते हैं। जिनकी मेक ज़्यादा और असर कम होती हैं वो लेस पोटेंट ड्रग होते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो बेसिकली एक एनाल्जेसिक है, ये एनेस्थेटिक नहीं है। एलोन अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड दे दें तो इससे एनेस्थीसिया नहीं प्रोवाइड हो सकती। ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा है बनिस्बत एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी की। The more the blood solubility, the more the anesthetic dissolve in the blood, and longer the induction and recovery time needed, and slower changes in the depth of anesthesia occur as we change the concentration of inhaled drug। यानी लिखा है कि जितना ब्लड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एनेस्थेटिक एजेंट उसमें डिज़ोल्व होगा ब्लड में, और जितना ज़्यादा डिज़ोल्व होगा तो इंडक्शन का टाइम भी लॉन्गर होगा और रिकवरी की जो टाइम है वो भी लॉन्गर होगी। तो ये इसलिए है स्टूडेंट्स के जितना एक ड्रग सल्यूबल होता है ब्लड के अंदर तो वो जो उसकी सेंट्रल जगह है उससे दूर चली जाती हैं, तो इसीलिए यानी वो पेरिफेरी की तरफ चली जाती है। ब्लड में सल्यूबल होता है तो इधर उधर जो है वो चली जाती हैं, जिससे इंडक्शन में टाइम ज़्यादा लग जाता है। जैसा हम उसे एक मकदार में जिस जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वो वहाँ पे नहीं पहुंचती और इधर उधर वो फैल जाती है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है कि इंडक्शन की टाइम लॉन्गर हो जाती हैं, और फिर वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड सल्यूबल है तो फिर रिकवरी के टाइम भी वो जिस तरीके से उसको एक्सक्रीट होना है तो वो एक्सक्रीट नहीं होती, उसमें टाइम लग जाता है, तो रिकवरी भी उसकी लेट होती हैं। और अगर हमने स्लोली चेंज कर दिया ये जो ड्रग्स हैं इनहेल ड्रग इनके कंसंट्रेशन में, तो उसके थ्रू हम एनेस्थीसिया की जो डेप्थ है उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। तो ये जो ड्रग्स है जिनकी इफ़ेक्ट जो है ब्लड सॉल्युबिलिटी जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा है, तो सबसे पहले एलोथेन है। एलोथेन की सबसे ज़्यादा ब्लड सॉल्युबिलिटी है, और उसके बाद आइसोफ्लोरेन है, उसके बाद सीवोफ्लोरेन है, और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड है, और फिर उससे भी कम डिस्फ्लोरेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के इंडक्शन सबसे तेज़ इंडक्शन जो है वो कौन काज करता है। तो यहाँ पे आप देख ले कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किस ड्रग की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखा है कि परसेंटेज ऑफ इनिशियल एल्वेओलर कंसंट्रेशन, वही परसेंटेज वाली बात है कि परसेंटेज कितनी है, कितने परसेंट पे कौन सा ड्रग जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनेस्थीसिया के हिसाब से अगर हम देखें तो एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले जो ड्रग काम करती हैं जिसका असर सबसे ज़्यादा होता है वो हेलोथेन होता है, उसके बाद आइसोफ्लोरेन और सीवोफ्लोरेन और डिस्फ्लोरेन, और फिर लास्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड। और सल्युबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो सल्युबिलिटी के हिसाब से भी यही है कि ब्लड सल्युबल भी सबसे ज़्यादा हेलोथेन है, उसके बाद आइसोफ्लोरेन है, उसके बाद सीवोफ्लोरेन है, और फिर डिस्फ्लोरेन है, और फिर नाइट्रस ऑक्साइड है। तो जितना एक ड्रग ब्लड सल्यूबल होगा तो वो पेरिफेरी की तरफ जाएगा, और फिर आके जब वो अपना असर करेगा यानी इंडक्शन उसकी लेट होगी, लेकिन जब वो अपना असर करेगा तो वो डीप असर करेगा। तो हेलोथेन जितना एनेस्थीसिया काज करता है उससे आइसोफ्लोरेन जितना एनेस्थीसिया काज करता है वो थोड़ा कम है। उसके बाद जो सीवोफ्लोरेन काज करती है वो थोड़ा आइसोफ्लोरेन से कम है। डिस्फ्लोरेन जितना एनेस्थीसिया काज करता है वो थोड़ा सीवोफ्लोरेन से कम है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जितना इंडक्शन काज करता है, जितना एनेस्थीसिया काज करता है, वो डिस्फ्लोरेन से कम है। तो इसका मतलब ये है कि जितना एक ब्लड सल्यूबल होगा एक ड्रग तो उतना ही उस ड्रग का जो एनेस्थीसिया वो प्रोवाइड करेगा वो डीप होगा। देखिए सबसे ज़्यादा हेलोथेन की है। मोर सल्यूबल ड्रग कौन सा है? हेलोथेन है। तो हेलोथेन सबसे ज़्यादा अब एनेस्थीसिया भी सबसे जो है वो ज़्यादा
हेलोथेन वो काज करता है। उसके बाद आइसोफ्लोरेन है, उसके बाद सीवोफ्लोरेन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, डिसफ्लोरेन है। तो इनकी जो ब्लड सॉल्युबिलिटी की रेशियोज है वो भी आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये एक बार बस देख लीजिएगा, मे भी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। या फिर क्वेश्चन में ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द इनहेल एनेस्थेटिक आर मोस्ट सॉल्युबल इन ब्लड, तो वो हेलोथेन है। या फिर एमसीक्यू इस तरह बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनहेल एनेस्थेटिक आर लीस्ट सॉल्युबल इन ब्लड, तो वो डिसफ्लोरेन है। अगर हम सबसे लेस पोटेंट ड्रग की बात करें, सबसे लेस्ट इनहेल्ड एनेस्थेटिक की, तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। लेकिन ब्लड सॉल्युबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो वो डिसफ्लोरेन है। डिसफ्लोरेन की सॉल्युबिलिटी जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड से भी कम है। और या फिर इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन से इनहेल एनेस्थेटिक में ये एबिलिटी है कि वो एनाल्जेसिया भी प्रोवाइड करती हैं, तो वो हमारे साथ नाइट्रिक ऑक्साइड है। इनहेल एनेस्थेटिक कंटिन्यू है। कार्डियक आउटपुट affect the removal of anesthetic to peripheral tissue, not the site of action. The higher the cardiac output, the more the anesthetic is removed, the slower the induction time. आप देख लें कि कार्डियक आउटपुट जो है वो अफेक्ट करती हैं एनेस्थेटिक के रिमूवल को। जब कार्डियक आउटपुट जितना ज़्यादा होगा तो ये जो ड्रग है, एनेस्थेटिक ड्रग है, वो पेरिफ्री की तरफ चला जाएगा, जो उसका साइट ऑफ एक्शन है उससे दूर चला जाएगा। तो जितना कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा उतना एनेस्थेटिक रिमूव होगा और उतना इंडक्शन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इंडक्शन टाइम कम होगा और एनेस्थीसिया इतना डीप नहीं प्रोवाइड हो सकता, क्योंकि कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है तो वो साइड ऑफ एक्शन के बजाय एनेस्थेटिक ड्रग को ब्लड के साथ पेरिफ्री में भेज रही हैं। तो इसीलिए जितने भी इनहेल्ड एनेस्थेटिक है या दूसरे जो आईवी एनेस्थेटिक है या जो भी जितने भी एनेस्थेटिक है, तो इन सब में ये एबिलिटी होती है कि ये किसी ना किसी तरीके से हार्ट के ओवरऑल फंक्शन को डिक्रीज़ करती हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से इंडक्शन इंक्रीज़ होती हैं। तो सब एनेस्थेटिक में ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो कार्डियक आउटपुट को यानी ओवरऑल जो हार्ट फंक्शन है उसको रिड्यूस करती हैं। Mechanism of action. No specific receptor has been identified at the locus of the general anesthetic action. यानी जो जनरल एनेस्थेटिक एक्शन है उसमें कोई रिसेप्टर मौजूद नहीं है। नो स्पेसिफिक रिसेप्टर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द लोकस ऑफ जनरल एनेस्थेटिक एक्शन। स्टूडेंट्स ये लोकल एनेस्थेटिक एक्शन इनहेल्ड एनेस्थेटिक एक्शन के लिए लिखा है कि कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर इसके लिए नहीं होता, यानी किसी ख़ास रिसेप्टर पे जनरल एनेस्थीसिया की टाइप है ना इनहेल्ड एनेस्थीसिया भी। तो इनहेल जिस तरह जनरल एनेस्थीसिया के लिए कोई रिसेप्टर नहीं होता, कोई किसी ख़ास किस्म का रिसेप्टर नहीं होता, उसी तरह इनहेल्ड एनेस्थीसिया के लिए भी कोई ख़ास किस्म का वो नहीं होता रिसेप्टर, स्पेसिफिक रिसेप्टर। एनेस्थेटिक इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ GABA receptor to the neurotransmitter GABA, prolonging the inhibitory chloride ion current after GABA release, reducing the postsynaptic neuron excitability। यानी क्या होता है, ये जो एनेस्थेटिक एजेंट है ये गाबा रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, गाबा रिसेप्टर को मोर सेंसिटिव बना देते हैं। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर गाबा जो है वो उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती है, उसकी रिलीज़ प्रोलोंग हो जाती है, तो ये क्या करती हैं, जो इनहिबिटरी क्लोराइड आयन चैनल है उनकी रिलीज़ करवा देती हैं, यानी गाबा उनको प्रोलोंग करवा देती हैं। जब भी गाबा क्या है, गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जब भी ये एक्टिव हो जाती है, जब भी ये स्टिमुलेट हो जाती है, तो इसका पहला काम ये होता है कि ये क्लोराइड का आयन करंट जो है उसको प्रोलोंग कर देती हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो गाबा है, गाबा के बारे में आप भी याद रखें, एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं कि इसकी एब्रीविएशन भी शायद आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बात याद रखें। और दूसरी ये बात याद रखें कि इसकी एब्रीविएशन है गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। तो ये बात आप याद रखें कि ये इसके लिए स्टैंड करती हैं। और तीसरी बात ये याद रखें कि गाबा जब स्टिमुलेट हो जाती हैं तो ये क्लोराइड आयन के करंट जो है उसको प्रोलोंग कर देती हैं। तो क्लोराइड आयन जो है वो इनहिबिटरी होते हैं। इनहिबिटरी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इम्पल्स के ट्रांसमिशन को रिड्यूस करती हैं, इसीलिए क्लोराइड आयन को कहा जाता है इनहिबिटरी आयन। तो इनहिबिटरी क्लोराइड आयन की करंट जितना ज़्यादा प्रोलोंग होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर रिड्यूसिंग द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स एक्साइटेबिलिटी। तो पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी है जिसकी वजह से इम्पल्स की ट्रांसमिशन होती है वो रिड्यूस होगी। जब ये रिड्यूस होगी तो इम्पल्स की ट्रांसमिशन रिड्यूस होगी और बंदा जो है वो पेन वगैरह और ये जितने भी सेंसेशन हैं उनको फील नहीं कर पाएगा। Anesthetics increase the activity of inhibitory glycine receptor in the spinal motor neuron। और साथ में जितने भी एनेस्थेटिक्स है तो इनका काम ये होता है कि ये स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स में जाके वहाँ पे इनहिबिटरी ग्लाइसिन रिसेप्टर मौजूद होता है, वहाँ पे जाके उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये इनहिबिटरी ग्लाइसिन रिसेप्टर जो है ये एक प्रिंसिपल मीडिएटर होता है जो रैपिड साइनेप्टिक इनहिबिशन है उसका। इसकी वजह से ये जब ग्लाइसिन रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है तो ये जो साइनेप्टिक एरिया है वहाँ पे रिपीटली इनहिबिशन काज करता है स्पाइनल कार्ड में और ब्रेन के स्टेम में। वहाँ पे मौजूद है, स्पाइनल कार्ड में मौजूद होता है और ब्रेन स्टेम में मौजूद होता है। वहाँ पे ये जो साइनेप्टिक इनहिबिशन है वो काज करती हैं। तो इसीलिए एनेस्थेटिक्स जाके इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो इसकी एक्टिविटी यही है कि ये साइनेप्टिक इनहिबिशन काज करती हैं। तो साइनेप्टिक इनहिबिशन की वजह से जो इम्पल्स की ट्रांसमिशन है वो रुक जाती हैं, वो रिड्यूस हो जाती हैं। एनेस्थेटिक्स ब्लॉक एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक निकोटिनिक करंट। और एनेस्थेटिक का काम ये भी होता है कि ये जो पोस्ट साइनेप्टिक जो निकोटिनिक करंट होते हैं, जो पेन के जो करंट होते हैं जो ब्रेन की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनको भी ब्लॉक करती हैं। The mechanism by which the anesthetic perform these modulatory rules is not understood। अब देखिए ये जितने भी जो चेंजेस आते हैं एनेस्थेटिक्स की वजह से, तो इनका जो मैकेनिज़्म है वो अभी तक किसी को मालूम नहीं है। बस यही है कि गाबा और गाबा के साथ जितने भी जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है तो उनके एक्शन को इंक्रीज़ करवा देती हैं और निकोटिनिक करंट को डिक्रीज़ करवा देती हैं। यही मालूम है इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में। यहाँ पे आप देख ले इस डायग्राम में, यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे एनेस्थेटिक कोई मौजूद नहीं है। तो एनेस्थेटिक जब मौजूद नहीं होता तब भी गाबा अपना काम कर रहा होता है। गाबा क्या करती है, बाइंडिंग ऑफ गाबा काजेज द क्लोराइड आयन टू ओपन लीडिंग टू हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द सेल। कि जब भी गाबा एक इनहिबिटरी रिसेप्टर है जो कि नेचुरली प्रेजेंट होती हैं, नेचुरली ये इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन को इनहिबिट करती रहती हैं, हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेटरी मूड में जाने नहीं देती। ये जितने भी इनहिबिटरी रिसेप्टर इनका काम ये होता है कि ये इंसान को बहुत ज़्यादा जो एक्साइटेटरी मूड है उसमें जाने नहीं देते, ये इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन को इनहिबिट करते रहते हैं। तो यहाँ पे गाबा की जो बाइंडिंग होती है तो उसकी वजह से क्लोराइड आयन चैनल ओपन हो जाते हैं और क्लोराइड सेल के अंदर चला जाता है और हाइपरपोलराइजेशन काज होती हैं। हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है, इनसाइड द सेल नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर आउटसाइड द सेल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह ये बन जाती हैं। तो जब हम एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर करते हैं तब क्या होता है, देखिए इसमें अब एनेस्थेटिक की प्रेजेंस का आप लोगों को बताया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इनहेल एनेस्थेटिक बाइंडिंग गाबा इज इनहेंस। अब देखिए जो गाबा की बाइंडिंग थी वो एनेस्थेटिक की मौजूदगी में इनहेंस हो रही है और ज़्यादा हो रही है, रिजल्टिंग इन ए ग्रेटर एंट्री ऑफ क्लोराइड आयन। तो जितना ज़्यादा गाबा की बाइंडिंग इनहेंस होगी उतना ज़्यादा क्लोराइड आयन की एंट्री
ज़्यादा होगी और क्लोराइड चैनल उतना ही ओपन होंगे और क्लोराइड की एंट्री उतनी ज़्यादा होगी, तो फिर हाइपरपोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, और हाइपरपोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन रुक जाएगी और फिर जो है वो पेन और सेंसेशन महसूस नहीं कर सकता। देखिए लिखा है entry of chloride ion hyperpolarize the cell making it more difficult to depolarize। देखिए कि हाइपरपोलराइजेशन होती है, फिर बहुत मुश्किल होता है कि डिपोलराइजेशन के लिए डिपोलराइजेशन नहीं होती, इस वजह से न्यूरोनल जो एक्साइटेबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती हैं। तो ये मैकेनिज़्म होता है ये इनहेल्ड एनेस्थेटिक का, कि ये इस तरीके से गाबा को इन्हेंस करते हैं और गाबा की इन्हेंस होने के बाद क्लोराइड आयन की इन्फ्लक्स, और जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन की वजह से डिपोलराइजेशन रुक जाती है, जिसकी वजह से जो एक्साइटेशन है न्यूरॉन्स पे वो कम हो जाती है, इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन रुक जाती है, और जितने भी सेंसेशन साथ में पेन वगैरह, तो इनकी सेंसेशन फिर नहीं होती। सबसे पहला जो ड्रग है वो हेलोतेन है। हेलोतेन एक पोटेंट एनेस्थेटिक है और वीक एनाल्जेसिक है। इसमें जो एनाल्जेसिक एबिलिटी है वो वीक है, वो इतना नहीं है जितना कि ये एनेस्थेटिक है, और एनेस्थेटिक में से ये पोटेंट एनेस्थेटिक है क्योंकि इसका मेक जो होता है वो सबसे कम है, 0.75 इसकी मेक होती है। एडमिनिस्ट्रेशन विथ नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, या फिर ओपोइड के साथ, या फिर लोकल एनेस्थेटिक के साथ। तो ये यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड, ओपियोइड्स या फिर लोकल एनेस्थेटिक का फंक्शन एज एनाल्जेसिक होता है, क्योंकि हेलोतेन खुद एक पोटेंट एनेस्थेटिक है, तो साथ में अगर नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर लोकल एनेस्थेटिक, अगर ओपियोइड्स हम देंगे तो एनाल्जेसिक एबिलिटी भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और एनाल्जेसिया भी प्रोवाइड होगा। ओपियोइड्स वो तमाम ड्रग्स होते हैं जो कि ओपियम पॉपी प्लांट से बने होते हैं, उससे वो एक्सट्रैक्ट किए गए होते हैं, तो उन ड्रग्स को हम ओपियोइड ड्रग्स कहते हैं। और यानी ओपियम पॉपी प्लांट जो अफीम के बने होते हैं उनको हम ओपियोइड्स कहते हैं, और ओपियोइड्स एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पोटेंट और सबसे ज़्यादा पोटेंट एनाल्जेसिक्स हैं। बीइंग रिप्लेस्ड बाय अदर एजेंट ड्यू टू इट्स एडवर्स इफेक्ट। अब जो हेलोतेन है इसकी एक ख़ास एडवर्स इफेक्ट है, उस ख़ास एडवर्स इफेक्ट की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, इसीलिए उसकी वजह से अब इसको रिप्लेस किया गया है। अब हेलोतेन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, और वो जो ख़ास और ख़तरनाक एडवर्स इफेक्ट है वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है। हेलोतेन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया काज करता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हाइपरथर्मिया हो जाती हैं, तो इसीलिए अब ये एडमिनिस्टर नहीं किया जाता, इसकी जो यूज़ है वो इतनी ज़्यादा अब नहीं होती। देखिए एडवर्स इफेक्ट में लिखा है कार्डिक इफेक्ट्स क्या है। कार्डिक एडवर्स इफेक्ट के ये वेगोमाइमेटिक इफेक्ट काज करती हैं। वेगोमाइमेटिक इफेक्ट की कंसिक्वेंसेस क्या होती हैं, तो जब वेगोमाइमेटिक इफेक्ट होता है तो एसिटाइलकोलिन जो है वो मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे एक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और साथ में जो एट्रियोवेंट्रिकुलर इम्पल्स की कंडक्शन है, उनकी प्रोपगेशन है पेशेंट में, तो सम पेशेंट में वो भी रुक जाती हैं। यानी ऐसा होता है कि हेलोतेन जब हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो इसकी जो वेगोमाइमेटिक इफेक्ट है, इसका कंसिक्वेंस हर एक पेशेंट में ये होता है कि ये हार्ट रेट को रिडक्शन, हार्ट रेट की काज करती हैं और उनकी ब्रेडिकार्डिया काज करती हैं, और साथ में कुछ पेशेंट में ये भी होता है कि एवी इम्पल्स की, एट्रियोवेंट्रिकुलर जो इम्पल्स होते हैं एवी नोड से आगे के जो इम्पल्स, तो उनकी प्रोपगेशन यानी वो आगे की तरफ एक से दूसरे में जंप नहीं कर पाते, और उसकी जो कंडक्शन है उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा तो ब्रेडिकार्डिया इसी वजह से काज होती हैं, और एरिथमियास भी काज हो सकती हैं, हार्ट रेट में चेंजेस आते हैं यानी ब्रेडिकार्डिया हो जाती हैं, और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होती हैं। रेयर इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, और ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, रेयर होता है, बहुत सारे पेशेंट्स में किसी एक को होता है, और जब होता है तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ख़तरनाक कंडीशन है। अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन स्केलेटल मसल ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, अगर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, स्केलेटल मसल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म जो है वो
इंक्रीज़ हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, विच ओवरवेल्म्स द बॉडी कैपेसिटी टू सप्लाई ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जो जिस्म की जो सलाहियत होती है ना ऑक्सीजन को सप्लाई करने की, वो बहुत ज़्यादा बंदे में उसमें रिडक्शन आती हैं, यानी उस पर बोझ पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं कर पाता और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता। इंसान की इन एबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाती हैं इस अनकंट्रोल्ड इंक्रीज ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की वजह से। इफ़ अनट्रीटेड वुड काज सर्कुलेटरी कोलेप्स एंड डेथ, अगर इसको ट्रीट ना किया गया, जल्दी से एक्टिव ट्रीटमेंट इसकी ना की गई, तो फिर ये सर्कुलेशन की कोलेप्स काज करती हैं और डेथ काज करती हैं। और इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि अगर मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गया तो तब हम डेंट्रोलिन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। डेंट्रोलिन क्या है? डेंट्रोलिन एक ड्रग है जिसकी वजह से यानी ये एक पोस्ट साइनेप्टिक मसल रिलैक्सेंट के तौर पर यूज़ की जाती है, जो कि मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस होती है, टाइटनेस होती है और मसल स्पाजम्स होती हैं उसको कम करती हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए क्यों देते हैं, तो ये हम मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए इसलिए देते हैं कि जो डेंट्रोलिन है इसमें ये इफ़ेक्ट भी मौजूद होती है कि ये हीट की जो जनरेटिंग मैकेनिज़्म है तो उसमें कुछ हद तक रिडक्शन ले आती हैं, इसीलिए ये जो हाइपरथर्मिया है, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, इसको कम करती है, यानी जो हीट प्रोडक्शन हो रही होती हैं उसमें रिडक्शन लाने की सलाहियत भी इसमें मौजूद होती है। तो इसीलिए हम ये एज ए ट्रीटमेंट ऑफ मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बाद आइसोफ्लोरेन है, अंडरगोज लीटल मेटाबॉलिज्म, नॉट टॉक्सिक टू द लीवर आर किडनी, इसकी लीटल मेटाबॉलिज्म होती है और ये टॉक्सिक भी नहीं होता, ना तो लीवर के लिए और ना फिर किडनीज के लिए। डज नॉट इंड्यूस कार्डिक एरिथमियाज, की वजह से कार्डिक एरिथमियाज भी नहीं होती, और प्रोड्यूस डोज डिपेंडेंट हाइपोटेंशन ड्यू टू पेरिफेरल वेजोडाइलेशन, क्योंकि इन सब में ये एबिलिटी होती है कि वेजोडाइलेशन काज करती हैं, जितने भी इनहेल्ड एनेस्थेटिक है सब वेजोडाइलेशन काज करती हैं, तो ये भी वेजोडाइलेशन काज करता है। इस वजह से हाइपोटेंशन होती है पेशेंट को, लेकिन डोज डिपेंडेंट है। अगर एक पेशेंट को जितना डोज चाहिए है उतना ही डोज हम लगा देते हैं तो उससे हाइपोटेंशन काज नहीं होता, लेकिन अगर हम एक ऐसा डोज लगा देते हैं पेशेंट को जो कि ज़्यादा हो उसके हालात के मुताबिक, अगर ज़्यादा डोज हो तो फिर उसकी वजह से ये ये जो हाइपोटेंशन है ये काज होती हैं। इसके बाद डिस्फ्लोरेन है, प्रोवाइड वेरी रैपिड ऑनसेट एंड रिकवरी ड्यू टू इट्स लो ब्लड सेलुबिलिटी। डिस्फ्लोरेन की अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि डिस्फ्लोरेन की ब्लड सेलुबिलिटी सबसे कम है। इनहेल्ड एनेस्थेटिक में डिस्फ्लोरेन एक ऐसा ड्रग है जिसकी ब्लड सेलुबिलिटी सबसे कम है, तो इस लोवेस्ट ब्लड सेलुबिलिटी की वजह से इसकी जो रिकवरी है वो भी इसकी रिकवरी भी रैपिड है, जल्दी से इसकी रिकवरी हो जाती है क्योंकि ब्लड सेलुबल है। इसकी ब्लड सेलुबल जितने ड्रग्स होते हैं तो उनकी जो एक्सक्रीशन है वो भी ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से इसकी जो रिकवरी है वो ज़्यादा होती हैं। द लोवेस्ट ऑफ द ऑल द वोलेटाइल एनेस्थेटिक, यानी ये ब्लड के अंदर सेलुबिलिटी तमाम वोलेटाइल एनेस्थेटिक में सबसे कम इसकी होती हैं। पॉपुलर एनेस्थेटिक फॉर आउट पेशेंट सर्जरी, और अगर कोई हम ऐसी सर्जरी कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा सा सर्जरी के फिर पेशेंट को हम फारिग करें हॉस्पिटल से, तो उस टाइम हम डिस्फ्लोरेन यूज़ कर सकते हैं, इस टाइम एक पॉपुलर यूज़ होती हैं। इरिटेटिंग टू द एयरवे एंड काज लेरिंजोस्पाज्म, कफिंग एंड एक्सेसिव सिक्रीशन, ये इरिटेटिंग भी होती हैं, कभी कभार इसकी वजह से लेरिंजोस्पाज्म, कफिंग और एक्सेसिव सिक्रीशन भी काज होती हैं। डिग्रेडेशन इज़ मिनिमल, टिश्यू टॉक्सिसिटी इज़ रेयर, इसकी डिग्रेडेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसकी ब्रेकडाउन इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए टिश्यू टॉक्सिसिटी भी इसकी रेयर होती हैं। सीवोफ्लोरेन, लो पंजेंसी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हर एक ड्रग के साथ कोई ना कोई स्पेसिफिक बात मौजूद होती है जिसको याद रखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फार्माकोलॉजी के पेपर में जितना हमारा एक्सपीरियंस है तो ऐसे MCQs आते हैं जो कि जनरल जो चीज़ें होती हैं हर एक ड्रग के साथ, तो इस तरह का MCQs बनता है, यानी जनरल ने स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं हर एक ड्रग के साथ, तो बिल्कुल एक मज़ेदार टाइप का एक कंसेप्चुअल पेपर होता है। तो इसीलिए आपने ये चीज़ें याद रखनी है
कि हर एक ड्रग के साथ कोई ना कोई स्पेसिफिक उसकी या तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या तो उसके एडवर्स इफेक्ट या तो उसके साथ कोई ना कोई ऐसी स्पेसिफिक बात होती है। तो ये सब आपने याद रखने हैं। जैसे कि सिवोफ्लोराइन के साथ है कि लो पंजेंसी इसकी होती है। इसकी जो पंजेंसी का मतलब है, इसके साथ कोई बदबू इतना ज़्यादा नहीं होता। ये जितने भी ड्रग्स हैं इनहेल एनेस्थेटिक, तो ये सारे गैसेस होते हैं। तो इस वजह से ये इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो अनप्लीजेंट स्मेल होती है। तो जो सिवोफ्लोराइन है इसकी अनप्लीजेंट स्मेल इतना नहीं होता। ये जो है वो इतना ज़्यादा अनप्लीजेंट स्मेल काज नहीं करता, इसीलिए इसको कहते हैं लो पंजेंसी इसकी है। तो क्या होता है, अलोविंग रैपिड इंडक्शन विदाउट इरिटेटिंग एयरवे, और ये रैपिड इंडक्शन भी खास करती हैं और एयरवे को इरिटेट भी नहीं करती। मेकिंग इट सुइटेबल फॉर इनहेलेशन इंडक्शन इन पेडियाट्रिक पेशेंट। तो ये लो पंजेंसी इसकी है और साथ में ये इरिटेटिंग भी नहीं है। तो इस वजह से ये बच्चों में पेडियाट्रिक पेशेंट जो होते हैं उनमें इनहेलेशनल इंडक्शन के लिए, एनेस्थीसिया इंडक्ट करने के लिए ज़्यादातर सिवोफ्लोराइन यूज़ होती हैं, क्योंकि इसकी इतनी पंजेंसी नहीं होती, बदबू इसकी नहीं होती। रिप्लेसिंग हेलोथेन फॉर दिस पर्पस। तो ये बच्चों में जब हम एडमिनिस्टर करते हैं एनेस्थीसिया, इनहेल एनेस्थीसिया, तो तब हेलोथेन हम यूज़ नहीं करते, सिवोफ्लोराइन यूज़ करते हैं। Metabolized by liver and compound form in the anesthesia circuit may be nephrotoxic। यानी इसकी जो मेटाबॉलिज्म होती हैं वो लीवर में होती हैं और एनेस्थीसिया सर्किट के अंदर इसकी जो मिक्सचर बनी होती हैं, तो उस मिक्सचर में इसकी जो कंपाउंड्स बने होते हैं तो वो में भी नेफ्रोटॉक्सिक हो सकते हैं, किडनीज में प्रॉब्लम काज कर सकती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड है नॉन इरिटेटिंग एंड ए पोटेंट एनाल्जेसिक बट ए वीक जनरल एनेस्थेटिक। ये नॉन इरिटेटिंग है, ये कोई इरिटेशन काज नहीं करती, एक पोटेंट एनाल्जेसिक है लेकिन एक वीक जनरल एनेस्थेटिक है। जनरल एनेस्थीसिया ये इतना काज नहीं करता जितने के दूसरे करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड इज फ्रिक्वेंटली employed at concentration of 30 to 50% in combination with oxygen for analgesia। जब हम एनाल्जीसिया चाहते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली बहुत कॉमनली इसको यूज़ करते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड की 30 to 50% हम मिक्स कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ और एडमिनिस्टर कर देते हैं एनाल्जीसिया प्रोवाइड करने के लिए। नाइट्रस ऑक्साइड एट 80% विदाउट एडजंक्ट एजेंट कैन नॉट प्रोड्यूस सर्जिकल एनेस्थीसिया। और अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड 80% भी पेशेंट को लगा दे और इसके साथ कोई दूसरा कम्बिनेशन थेरेपी ना करे, कम्बिनेशन हम ड्रग एडमिनिस्टर ना करे, तो फिर ये 80% भी जनरल एनेस्थीसिया काज नहीं कर सकता। जो हमें स्टेज 3 वाली एनेस्थीसिया चाहिए होती है, सर्जिकल एनेस्थीसिया, तो वो ये काज नहीं कर सकता। combined with other more potent agent to attain pain free anesthesia। इसीलिए हम इसे दूसरे जो more potent agents होते हैं उनके साथ कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके पेन फ्री एनेस्थीसिया हम पेशेंट को दे देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज अनरिजोल्व्ड। अब इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसका भी सही तरीके से पता नहीं है। माइट इन्वॉल्व एक्टिविटी ऑन गाबा रिसेप्टर एंड NMDA रिसेप्टर। लेकिन इस तरह माना जाता है, इस तरह तस्वुर किया जाता है कि ये गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी को इन्हेंस करती हैं और जो NMDA रिसेप्टर हैं उसको इनहिबिट करती हैं। NMDA रिसेप्टर जो है स्टूडेंट्स, ये जो NMDA रिसेप्टर की बात आ गई यहाँ पे, तो ये आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँ कि NMDA रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। जो N-मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जितने भी N-मिथाइल एस्पार्टेट रिसेप्टर्स हैं तो ये क्या है, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एक्साइटेशन काज करती हैं। तो इसीलिए जब हम NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करवा देते हैं किसी भी ड्रग के थ्रू, तो फिर इससे जो आयन चैनल की स्टिमुलेशन है, जो सोडियम आयन की जो एक्टिव स्टिमुलेशन होती हैं और जो कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं उनकी ओपनिंग होती हैं और जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन काज होती हैं, तो ये एक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है।
जब भी NMDA रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आयन चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, सोडियम आयन चैनल, कैल्शियम आयन चैनल, जिसकी वजह से उनकी इन्फ्लक्स और उनकी इन्फ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन काज होती है, और डीपोलराइजेशन की वजह से इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन होती है, एक्साइटेशन काज होती है। तो इसीलिए जब हम इसको इनहिबिट करते हैं, इसको ब्लॉक करवा देते हैं किसी भी ड्रग के थ्रू, तो फिर ये जो स्टिमुलेशन है आयन चैनल्स की और फिर इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन है, ये इनहिबिट हो जाती हैं। तो ये आपने याद रखनी है कि नाइट्रस ऑक्साइड गाबा रिसेप्टर के फंक्शन को इन्हेंस करती हैं, और जो NMDA रिसेप्टर है जो कि एक्साइटेटरी रिसेप्टर है तो इसको इनहिबिट करती हैं। लीस्ट हेपेरोटॉक्सिक ऑफ ऑल इनहेल एनेस्थेटिक, तो जितने भी इनहेल एनेस्थेटिक है उसमें से लीस्ट हेपेरोटॉक्सिक जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखिए इसके लिए स्पेसिफिक बात अब आ गई कि आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द इनहेल्ड एनेस्थेटिक वन इज़ मोस्ट लीस्ट हेपेरोटॉक्सिक। तो आपको पता हो कि ये नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि बहुत कम हेपेरोटॉक्सिसिटी काज करती हैं। अब है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स यूज्ड इन सिचुएशन दैट रिक्वायर शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थीसिया आउट पेशेंट सर्जरी। तो अगर कोई ऐसी सर्जरी है कि आउट पेशेंट सर्जरी है और बहुत कम वक्त में पूरा हो रहा है, तो उस टाइम हम यूज़ कर सकते हैं इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, या फिर प्राइमरीली यूज्ड एज एडजंक्ट टू इनहेलेशंस, यानी ज़्यादातर बुनियादी तौर पर ये पहले ये एडमिनिस्टर किया जाता है और फिर साथ में इसके साथ साथ वो जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक है वो भी एडमिनिस्टर किए जाते हैं। लेकिन इंडक्शन के लिए स्टार्ट में एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने के लिए IV एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर किए जाते हैं। देखिए लिखा एडमिनिस्टर फर्स्ट इनको एडमिनिस्टर किया जाता है, और इनकी वजह से रिपीटली बहुत तेज़ी से अनकॉन्शियसनेस इंड्यूस हो जाती है। और अगर हम लोअर डोजेस में यूज़ करें तो इनकी वजह से मे बी सेडेशन काज हो सकती हैं, बंदा जो है वो नशा हो सकता है। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक के थ्रू बंदा नशा हो सकता है अगर लो डोजेस में यूज़ किए जाए। इनकी इंडक्शन है IV एनेस्थेटिक के थ्रू इंडक्शन, तो लिखा है आफ्टर इंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम ए परसेंटेज ऑफ ड्रग बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन एंड द रेस्ट रिमेन अनबाउंड। यानी ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद एक हद तक ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग कर लेती हैं और बाकी जो रहती हैं वो फ्री फॉर्म में होती हैं। द ड्रग इज़ कैरिड बाय वेनस ब्लड टू द हार्ट। पहले ये ड्रग वेनस ब्लड के थ्रू हार्ट में चली जाती हैं। द मेजोरिटी ऑफ द कार्डिक आउटपुट 70% फ्लोज टू द ब्रेन, लीवर एंड किडनी। और हार्ट के बाद जाहिर सी बात है कि जो मेजोरिटी ऑफ द कार्डिक आउटपुट है तो वो यानी 70% तक पहले ब्रेन, फिर लीवर और फिर किडनीज की तरफ चली जाती हैं। तो ये भी साथ में उस ब्लड के साथ ब्रेन और लीवर और किडनी तक पहुंच जाती है। वंस द ड्रग हैज़ पेनिट्रेटेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे लीवर और किडनी के साथ हमारा इतना काम नहीं है, हमारा काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ है। तो जब ये ड्रग इतने मकदार में जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेनिट्रेट कर जाती हैं, इसकी एंट्री हो जाती है, इट एक्सर्ट इज इफेक्ट, तो फिर वहाँ पे ये अपना इफेक्ट जो है वो स्टार्ट कर लेता है। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ IV एनेस्थेटिक इज़ अननोन, और इसकी जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है IV एनेस्थेटिक की तो वो पता नहीं है, वो अननोन है। Recovery from IV anesthetic is due to redistribution from site in the central nervous system, और इसकी जो रिकवरी है IV एनेस्थेटिक से जो रिकवरी है वो किसकी वजह से होती है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होती है। यानी रिकवरी फ्रॉम द IV एनेस्थेटिक इज ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द साइट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहाँ पे गई है वहाँ से इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, और इसकी जो रिकवरी है वो उस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा इसकी वो वहाँ से रिमूवल हो जाएगी तो उतना जल्द पेशेंट जो है वो होश में आ जाता है, और जितना इसमें टाइम लगता है तो फिर वो उसकी रिकवरी में टाइम लग जाता है। IV एनेस्थेटिक में प्रोपोफोल है, फास्ट प्रोपोफोल है, बर्बिचुरेट्स है, बेंजोडाइजिपीन्स है, ओपियोइड्स है और केटामीन है। सबसे पहले नंबर पे है प्रोपोफोल। प्रोपोफोल इंट्रावेनस सेडेटिव हिप्नोटिक यूज्ड इन द इंडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया।
प्रोपोफॉल एक इंट्रावेनसली यूज़ होने वाली सेडेटिव यानी नशा करने वाली और हिप्नोटिक मीन्स के जो ड्रग्स नींद में लाते, पेशेंट को नींद दिला देते हैं, उन पेशेंट को हम कहते हैं हिप्नोटिक्स। तो ये ऐसी ड्रग है जो कि एनेस्थीसिया के इंडक्शन के लिए भी यूज़ की जाती हैं और मेंटेनेंस के लिए भी यूज़ की जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली मच ऑफ द टाइम इंडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। Widely used and has replaced thiopental as first choice for the anesthesia induction and sedation because it does not cause post-anesthetic nausea and vomiting. तो ये एक वाइडली यूज़ होने वाली ड्रग है। आजकल प्रोपोफॉल सबसे कॉमनली यूज़ होती है, और जब प्रोपोफॉल बन गया तो जो सब पहले प्रोपोफॉल जब नहीं था तो थियोपेंटल सोडियम जो है वो एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया इंडक्शन और सेडेशन ड्रग के तौर पर यूज़ होती थी। जब प्रोपोफॉल बना तो इसने थियोपेंटल सोडियम की वो जो फर्स्ट चॉइस होने वाली थी उसको रिप्लेस किया, और अब जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है एनेस्थीसिया को इंडक्शन करने के लिए तो वो प्रोपोफॉल है। और प्रोपोफॉल जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक नोजिया और वोमिटिंग काज नहीं करती, और जो थियोपेंटल सोडियम था वो बहुत ज़्यादा उसमें ये एबिलिटी थी कि वो पोस्ट साइनेप्टिक नोजिया और वोमिटिंग काज करती थी, तो इस वजह से इसको रिप्लेस किया हुआ है प्रोपोफॉल ने। द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया अकर विद इन 30 to 40 सेकेंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए कि जब प्रोपोफॉल एडमिनिस्टर करते हैं तो प्रोपोफॉल एडमिनिस्टर करने के बाद विद इन 30 to 40 सेकेंड पेशेंट वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है, यानी वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको एनेस्थीसिया प्रोवाइड हो जाती है, एनेस्थीसिया की इंडक्शन हो जाती है। सप्लीमेंटेशन विथ नारकोटिक फॉर एनाल्जेसिक इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन साथ में एनाल्जेसिक प्रोवाइड करने के लिए, एनाल्जीजिया प्रोवाइड करने के लिए नारकोटिक्स भी एडमिनिस्टर किए जाने चाहिए। नारकोटिक्स वो ड्रग जो कि जिनमें ऐसे एनाल्जेसिक्स जो कि जिनमें सेडेशन होता है उनको हम नारकोटिक्स कहते हैं, तो जो सेडेटिव एनाल्जेसिक्स है तो वो भी साथ में एडमिनिस्टर करने चाहिए। प्रोपोफॉल डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर विदाउट डिप्रेसिंग द मायोकार्डियम। प्रोपोफॉल ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है, लेकिन ये जो मायोकार्डियम है उसमें कोई डिप्रेशन काज नहीं करती। प्रोपोफॉल किस तरीके से ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, तो ये वेजोडाइलेशन काज करती है। जब वेजोडाइलेशन काज होती हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाती है, साथ में इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी कम होती हैं, क्योंकि सिस्टमिक वेजोडाइलेशन जब हो जाती है तो ब्लड पेरिफेरी की तरफ चला आता है, ब्रेन की तरफ इतना ज़्यादा नहीं जाता, तो इस वजह से ब्रेन में क्या काज होती हैं, इस वजह से ब्रेन में इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। फास्ट प्रोपोफॉल अप्रूव ओनली फॉर सेडेशन, ये सिर्फ सेडेशन काज कर सकती हैं, और प्रो ड्रग ऑफ प्रोपोफॉल, और ये एक प्रो ड्रग है प्रोपोफॉल की। जब हम इसे एडमिनिस्टर करते वक्त ये फॉस्फोप्रोफॉल होती हैं, और जब बॉडी के अंदर चली जाती हैं तो प्रोपोफॉल में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी प्रो ड्रग ऐसा ड्रग जो कि स्टार्ट में इनएक्टिव फॉर्म में हो तो उसको हम प्रो ड्रग कहते हैं। बर्बिचुरेट्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बर्बिचूरिक एसिड के बने होते हैं, इनके फार्मूले में बर्बिचूरिक एसिड मौजूद होता है, इसलिए इनको बर्बिचुरेट्स कहा जाता है। द बर्बिचुरेट्स आर नॉट सिग्निफिकेंटली एनाल्जेसिक। अब ये जो बर्बिचुरेट्स है ये कोई ख़ास तौर पर एनाल्जेसिक्स नहीं है। require some type of supplementary analgesic administration during anesthesia to avoid objectionable changes in blood pressure and autonomic function। क्या लिखा है कि रिक्वायर सम टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री एनाल्जेसिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री तौर पर साथ में एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत होती है एनेस्थीसिया के दौरान, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर में एवॉइड जो इसकी वजह से बर्बिचुरेट्स की वजह से ब्लड प्रेशर में जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टेबल चेंजेस आ जाती हैं, और ऑटोनोमिक फंक्शन में भी, तो उनको एवॉइड करने के लिए साथ में एनाल्जेसिक भी एडमिनिस्टर करने होते हैं, क्योंकि ये इतना पोटेंट एनाल्जेसिक नहीं होता, ये एनाल्जीजिया काज नहीं कर सकता, तो इसलिए मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, तो इस वजह से साथ में हमने ये भी एडमिनिस्टर करनी है एनाल्जेसिक्स। can cause apnea, coughing, chest wall spasm, laryngospasm and bronchospasm। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है, तो इसीलिए इस एडवर्स इफेक्ट के बेसिस पे अभी बर्बिचुरेट्स इतने यूज़ नहीं होते। ये जो थियोपेंटल सोडियम है ये भी बर्बिचुरेट्स है,
तो अभी जब प्रोपोफॉल बना तो ये पहले ज़माने में ये थियोपेंटेनल सोडियम जो है ये बार्बिचुरेट की एक ड्रग है, तो ये कॉमनली यूज़ थी इंडक्शन के लिए, इसे यूज़ किया जाता था फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर। लेकिन अब ये इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि नोज़िया वोमिटिंग काज करती है पोस्ट साइनेप्टिक, और साथ में ये लेरिंजोस्पाज्म और चेस्ट वाल स्पाज्म और ब्रोंकोस्पाज्म ये सब कुछ, तो इन सब की वजह से फिर पेशेंट को ख़तरा होता है, पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से अभी यूज़ नहीं किया जाता। पोटेंट एनेस्थेटिक बट ए वीक एनाल्जेसिक, यानी इतने ज़्यादा तौर पर ऐसा नहीं है कि इसकी यूज़ बिल्कुल बंद थे, लेकिन ज़्यादा तौर पर यूज़ नहीं होता, अब प्रोपोफॉल यूज़ है। लिखा है थियोपेंटाल पोटेंट एनेस्थेटिक बट ए वीक एनाल्जेसिक, पोटेंट एनेस्थेटिक है लेकिन वीक एनाल्जेसिक है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट, ये बार्बिचुरेट में से सबसे ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट है। हैज़ माइनर इफेक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका इतना इफेक्ट नहीं होता, बट इट मे कंट्रीब्यूट टू सीवियर हाइपोटेंशन इन पेशेंट विद हाइपोवोल्यूमिया और शॉक। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसको हाइपोवोल्यूमिया है या जिसको शॉक है उसमें ये हम एडमिनिस्टर करें तो उनमें सीवियर हाइपोटेंशन काज कर सकती हैं। Benzodiazepines used in conjugation with anesthetics to sedate patient, ये ऐसे ड्रग्स है बेंजोडायजेपिन्स, इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके फार्मूले में बेंजीन रिंग और डायजेपिन रिंग दोनों मौजूद होते हैं, तो इसलिए इनको बेंजोडायजेपिन्स कहा जाता है। बेंजोडायजेपिन्स भी कंजंक्शन में दिए जाते हैं एनेस्थीसिया के साथ, ताकि पेशेंट जो है उसको सेडेशन हो, ये सेडेशन काज करे। तो बेंजोडायजेपिन जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये असल में जो ड्रग ऑफ क्लास है, तो ड्रग ऑफ क्लास जो नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है उस क्लास से इनका ताल्लुक है बेंजोडायजेपिन्स का, तो इसीलिए पेशेंट को सेडेट करती हैं, जिनमें मिडाजोलाम है, डायजिपाम है, लोराजिपाम है, ये जितने भी ड्रग्स हैं, या अल्प्राजोलाम है। फैसिलिटेट एमनीजिया वाइल काजिंग सेडेशन, ये क्या करती हैं, सेडेशन काज करती हैं, नशा करती हैं, इस वजह से एमनीजिया होता है, पेशेंट की मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी की लॉस हो जाती है, इसीलिए सर्जरी के दौरान जो कुछ होता है वो पेशेंट को याद नहीं होता। इनहेंस द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स पार्टिकुलरली गाबा रिसेप्टर, यानी ये जो इनहिबिटरी रिसेप्टर है बॉडी के अंदर उनके जो एक्शन है उसको इन्हेंस करती हैं, तो इनहिबिटरी में सबसे जो कॉमन है वो गाबा है, तो गाबा के एक्शन को इन्हेंस करती हैं, जिसके रिजल्ट में जिसके जितने भी मैकेनिज्म है उस सब के रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट में इम्पल्स की ट्रांसमिशन इनहिबिट हो जाती है। मिनिमल कार्डियोवास्कुलर डिप्रेसेंट है, यानी कार्डियोवास्कुलर डिप्रेसेंट इफेक्ट इसकी बहुत कम है। पोटेंशियल रिस्पायरेटरी डिप्रेसेंट है, हाँ बेंजोडायजेपिन जितने भी हैं ये पोटेंशियली रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काज करती हैं। कैन इंड्यूस ए टेम्पोररी फॉर्म ऑफ एंटोग्रेट एमनीजिया, और ये एक टेम्पररी फॉर्म में जो एंटीरोग्रेट एमनीजिया है वो काज करते हैं। एंटीरोग्रेट एमनीजिया वो टाइप होती हैं एमनीजिया की कि जिसमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जो मिल रहे होते हैं उनको बंदा अपने मेमोरी में सेट नहीं कर सकता, उनकी मेमोरी नहीं बना सकता, तो इसको कहा जाता है एंटीरोग्रेट एमनीजिया। इन विच द पेशेंट retains memory of past event but new information is not transferred into long term memory, उसमें अगर हम पेशेंट से पिछले ज़माने की पास्ट की बातें करें तो उसको सब कुछ याद होंगे, लेकिन जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, वो सब वो भूल जाएगा। इसीलिए इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट इंफॉर्मेशन शुड बी रिपीटेड टू द पेशेंट आफ्टर द इफेक्ट ऑफ द ड्रग है वॉर्न ऑफ, यानी इस ड्रग की जो इफेक्ट है जब वॉर्न ऑफ हो जाए तो तब इम्पोर्टेंट इफेक्ट जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पेशेंट को बताने हैं, इस दौरान बताएंगे तो पेशेंट को कुछ याद नहीं होगा। अब है ओपियोइड्स, commonly used with anesthetic due to their analgesic property। ओपियोइड्स का मैंने आप लोगों को बताया, जो ओपियम पोपी प्लांट है, जो अफीम है, उससे बने जो ड्रग्स होते हैं उनको ओपियोइड ड्रग्स कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पोटेंट ड्रग होती हैं, स्ट्रॉन्गली पोटेंट एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं। तो ये एनेस्थीसिया के साथ इसलिए दिया जाता है ताकि एनाल्जेसिया प्रोवाइड कर सके। The choice of opioid used preoperatively is based primarily on the duration of action needed। और इनकी जो चॉइस है वो इस बेस पे की जाती है कि पहले तो ये कि ये प्री ऑपरेटिवली दिए जाते हैं और ड्यूरेशन ऑफ द सर्जरी को देख के
ये एडमिनिस्टर किए जाते हैं। कॉमनली यूज जो ड्रग है ओपियोइड में से वो फेंटेनल है, रिमीफेंटेनल है। ये जो फेंटेनल है ये सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग है जो कि 100% मोर देन इफेक्टिव देन मर्फीन है। मर्फीन से ये 100% दुगना जो है वो काम करता है। इंड्यूस एनर्जीजिया मोर रिपीटली देन मर्फीन। एनर्जीजिया इस तरह प्रोवाइड करती हैं कि जितना मर्फीन भी नहीं कर सकता, क्योंकि उससे 100 गुना ज़्यादा काम करता है। एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावेनसली, एपिड्यूरली, इंट्राथीकली। और इसे एडमिनिस्टर किया जाता है इंट्रावेनसली भी, वेन्स के अंदर, एपिड्यूरली ड्यूरामीटर के ऊपर यानी सबड्यूरल स्पेस में, और इंट्राथीकली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। नॉट गुड एमनेजिक, यानी ये इतने ज़्यादा एमनीजिया काज नहीं कर सकते, ये बस पेन की जो सेंसेशन है उसको ख़त्म कर देते हैं। कैन काज हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मसल रिजिडिटी एंड पोस्ट एनेस्थेटिक नोजिया एंड वोमिटिंग। इनकी वजह से हाइपोटेंशन काज हो सकती हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सबसे कॉमन है, जितने भी ओपियोइड ड्रग है तो सबकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज हो सकती है। मसल रिजिडिटी भी काज कर सकते हैं, और साथ में पोस्ट साइनेप्टिक नोजिया एनेस्थेटिक एनेस्थीजिया के बाद की जो नोजिया वोमिटिंग है वो भी इनकी वजह से काज होती है। ओपियोइड्स इफेक्ट कैन बी एंटागोनाइज बाय नेलेक्सोन। और अगर ओपियोइड की कभी ओवरडोज हो गई तो इसके एंटागोनिस्ट जो है वो नेलेक्सोन है, नेल्ट्रिक्सोन है, नेलेमीन है। तो इसमें से आप मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो कॉमनली यूज़ है वो नेलेक्सोन है। अब केटामीन है। केटामीन का देख लें। ए शॉर्ट एक्टिंग नॉन बर्बिचुरेट एनेस्थेटिक। ये शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक है जो कि बर्बिचुरेट्स में से नहीं है। ये एक अलग ड्रग है और जनरल एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ किया जाता है, आईवी एनेस्थेटिक के तौर पर। यूज फॉर सो शॉर्ट प्रोसीजर्स, इंड्यूस ए डिसोसिएट स्टेट इन विच द पेशेंट इज अनकॉन्शियस बट मे अपीयर टू बी अवेक एंड डज नॉट फील पेन। ये क्या करती हैं, शॉर्ट प्रोसीजर के लिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, और ये डिसोसिएट स्टेट काज करता है। डिसोसिएटेड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें पेशेंट होश में नहीं होता लेकिन उसकी आंखें खुली होती हैं। तो उन खुले आंखों को देख के आपको ये लगता है कि पेशेंट अवेक है, लेकिन वो अवेक नहीं होता, वो फील पेन वगैरह फील नहीं कर सकता। तो इसको कहा जाता है डिसोसिएटेड स्टेट। दिस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोवाइड सेडेशन, एमनीजिया एंड इमोबिलिटी। अब ये जो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोवाइड करती है केटामीन, इसकी वजह से बंदा सेडेट भी हो जाता है, उसको एमनीजिया होता है, याददाश्त उसकी सही नहीं होती, और वो इमोबिलिटी उसको हो जाती है, इमूवेबल हो जाता है, वो मूवमेंट नहीं कर पाता। इंटरेक्ट विथ एन मिथाइल डी एस्पर्टेट रिसेप्टर। ये एनडीएमए रिसेप्टर के साथ भी एनएमडीए रिसेप्टर के साथ भी एक्ट करता है। यहाँ पे एनडीएमए लिखा गया है, स्टूडेंट्स ये स्पेल मिस्टेक हुई है, ये एनएमडीए है, मीन्स के एन मिथाइल डी एस्पर्टेट रिसेप्टर। तो इनके साथ इस इंटरेक्ट करके इनके एक्शन को रिड्यूस करती हैं, क्योंकि ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो उसको ब्लॉक करती हैं। Stimulate the central sympathetic outflow, which in turn causes stimulation of the heart, which increase blood pressure and cardiac output। और केटामीन के साथ अब देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हम जितने भी एनेस्थेटिक ड्रग्स पढ़ रहे थे तो सब के हमने पढ़ा कि वो हाइपोटेंशन काज करती हैं और वो ब्रेडिकार्डिया काज करती हैं, लेकिन केटामीन के साथ अब स्पेसिफिक ये है कि केटामीन क्या करती हैं, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को स्टिमुलेट करती हैं। सिंपैथेटिक आउटफ्लो को स्टिमुलेट करती है तो जाहिर सी बात है जब सिंपैथेटिक आउटफ्लो स्टिमुलेट होगी तो वो हार्ट को स्टिमुलेट करेगी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगी। तो ऐसे पेशेंट जिसको हाइपोटेंशन है तो उसमें एज एनेस्थेटिक एजेंट हम केटामीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनमें हाइपरटेंशन है ऑलरेडी तो उनमें कभी भी हम आईवी एनेस्थेटिक केटामीन यूज़ नहीं करते। तो ये आपने याद रखनी है। बेनिफिशियल इन पेशेंट विद हाइपोवोल्यूमिक और कार्डियोजेनिक शॉक, देखे लिखा है कि उन पेशेंट में जिनको कार्डियोजेनिक शॉक हो या हाइपोवोल्यूमिक शॉक हो तो उनमें हम यूज़ कर सकते हैं, या उन पेशेंट में जिनमें अस्थमा हो तो उनमें भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज नहीं करती तो उनमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉट यूज इन हाइपरटेंसिव और स्ट्रोक पेशेंट। स्ट्रोक के कोई पेशेंट और हाइपरटेंसिव पेशेंट में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वजह से मज़ीद हालात ख़राब हो सकती हैं। काजिस पोस्ट ऑपरेटिव हेलुसिनेशन, और पोस्ट ऑपरेटिव हेलुसिनेशन इसकी वजह से काज होती हैं। तो
आप लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट्स के देखा होगा अगर आप लोग क्लिनिकल्स पे जाते हैं तो, या फिर सुना होगा कि वो पेशेंट जो है आफ्टर एनेस्थीसिया, यानी एनेस्थीसिया जब उसको दिया गया तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो जो उसके प्राइवेट बातें वगैरह होती हैं, उसने सपना देखा होता है या घर में कोई, तो वो बातें वो सारा कुछ जो है वो बता देता है। तो ये सिर्फ केटामीन के साथ होता है। बाकी जो दूसरे एनेस्थेटिक है उनके उनके साथ इस तरह नहीं होता। जब एनेस्थीसिया के दौरान पेशेंट होता है तो वो कोई बातें वगैरह नहीं करता, लेकिन उसको कोई हेलुसिनेशंस वगैरह महसूस नहीं होती। लेकिन रिकवरी के टाइम पे तो वो एक रिकवरी की कंडीशन होती है, उसमें सब एनेस्थेटिक के साथ इस तरह हो सकता है कि रिकवरी के कंडीशन में पेशेंट जो है वो कोई बात कर ले, लेकिन ड्यूरिंग द सर्जरी ये हेलुसिनेशंस वगैरह ये सिर्फ केटामीन की वजह से होती हैं, इसके अलावा किसी ड्रग्स की वजह से नहीं होती। अच्छा स्टूडेंट्स, ये पैरालिटिक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स ड्रग जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में समझ नहीं आ रही है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब ये दूसरे ड्रग्स जो है ये स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।